नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। और आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने के लिए आपसे यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ वो मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है इस समय। कल ही शिक्षा नीति भारत सरकार ने जारी की है, नई शिक्षा नीति 2020, जिस पर अभी बहुत सारी परिचर्चाएँ चल रही हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल्स हो, हर प्रकार से उस पर चर्चा चल रही है। और एक चर्चा और चल रही है राफेल की, लेकिन मैं राफेल की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे सिर्फ शिक्षा नीति पर बात करूंगा, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सबसे पहली चीज़ कि ये शिक्षा नीति क्यों ज़रूरी थी, ये जानना हम लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। हमें जानते हैं कि 1966 में सबसे पहली शिक्षा नीति जारी की गई थी कोठारी आयोग के निर्देश पर, और उसमें बहुत सारी चीज़ें सुझावों के रूप में आई थी, जिनमें एक बड़ा सुझाव आया था जिसे अब जा करके लागू किया गया है। वो सुझाव ये था कि हम अपनी शिक्षा पर 6% अपने सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम खर्चा करें। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद का 6% कभी भी शिक्षा पर खर्चा नहीं किया गया। इसी तरह से जो अगली शिक्षा नीति आपकी आती है सन 1986 में, और कुछ सुधार 1992 में भी किए गए थे। लेकिन फिलहाल 1986 के बाद अगर एक शिक्षा नीति के परिवर्तन के तौर पर देखा जाए तो अभी 2020 में ये शिक्षा नीति जो आई है उसी को देखा जा सकता है। यानी 34 साल बाद ये परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए इसका आना भी ज़रूरी था और इस पर चर्चा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर मैं बात करूंगा। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस पर लोग बात करेंगे, आप उन्हें सुन भी सकते हैं, वो यूट्यूब हो या कई अन्य माध्यम हो, या पढ़ भी सकते हैं चीज़ों को। मैंने जो 2-3 आर्टिकल्स पढ़े हैं, जो जानने की कोशिश की है, मैं शेयर भी कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन्हें पढ़ भी सकते हैं, वो हिंदी में है। तो मैं जो 2-3 मुद्दे हैं उन पर सिरे से थोड़ा सा बात करूँगा। कहें तो शिक्षा नीति की जो स्थिति है उसमें यही है कि अब बागों में बहार है, बिल्कुल बाहर है। अच्छा लगा थोड़ा सा इसे देख करके, थोड़ा सा सकारात्मक देखने को मिला। सबसे पहली चीज़ जो सबसे मौलिक सुधार किया गया है वो ये किया गया है कि अब 6% जो सकल घरेलू उत्पाद का है वो शिक्षा पर खर्च करेगी सरकार। ये बड़ा ही क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया है। और इसमें इसे थोड़ा सा अगर हम अंदर जा करके समझने की कोशिश करें तो अभी जो सार्वजनिक खर्च का कुल खर्च का 10% जो है अभी शिक्षा पर लगाया जा रहा था, वो अब 20% लगाया जाएगा। तो इससे एक बेहतरीन परिवर्तन देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। हमारी अर्थव्यवस्था इस समय थोड़ा परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, नकारात्मक है। कारण ये है कि जो कोरोना वायरस की चपेट में तो है ही है अर्थव्यवस्था, और दूसरी तरफ जो है हम ये भी मानते हैं कि हमारे आसपास जिस तरह के पड़ोसी हैं वो हमें हमेशा जो है युद्ध और तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें उलझाए रखते हैं। अगर नहीं युद्ध में उलझाए रखते हैं तो कम से कम उसकी मानसिकता में तो उलझाए ही रखते हैं, जिससे हमारा जो सारा का सारा ध्यान होता है वो डिफेंस सेक्टर की ओर होता है, सुरक्षा की ओर होता है, कि हम कहीं उनसे चूक न जाएं किसी मामले में। दूसरा जो परिवर्तन हुआ है, 6% सकल घरेलू उत्पाद की बात हमने कर ली। अब सवाल आपके दिमाग में ये भी उठ रहा होगा कि हमारे जो आसपास के देश हैं उनमें क्या स्थिति है। तो मैं बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ये पहले से 6% था, जो बहुत विकासशील ऐसे जो है निचले स्तर के विकासशील देश हैं उसमें चाहे थोड़ा बहुत कम है, लेकिन बाकी सब में इससे ज़्यादा ही है। तो और दूसरी बात ये भी है कि भारत में जो शिक्षा का 6% ये लगाने की बात की गई है सकल घरेलू उत्पाद में, उससे भी बहुत कुछ भला होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि सकारात्मक सुधार होंगे। भला इसलिए नहीं होने वाला है कि आप जो 6% लगाएंगे शिक्षा का, सकल घरेलू उत्पाद का शिक्षा में, उसका ज़्यादातर भाग जो है वो शिक्षकों के वेतन पर ही चला जाएगा। अब स्कूलों के स्ट्रक्चर का क्या हाल है, ढांचा किस तरह का है, आपको अच्छी तरह पता है। जो अधिगम के संसाधन हैं वो किस तरह के हैं ये भी आपको पता है सरकारी स्कूलों में। तो स्थितियां बहुत बेहतर नहीं हैं। अगर आप जर्मनी और ये तमाम सारे ऐसे जो देश हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, वो चीन हो या अमेरिका हो, उनकी अगर आप बात करेंगे तो उनमें लगातार परिवर्तन होते रहे, ढांचागत सुधार वहाँ पर होते रहे हैं। तो इसलिए अगर वहाँ पर थोड़ा भी बजट जाता है तो स्थितियाँ बेहतर रहती हैं। लेकिन भारत में अगर 6% है तो वो थोड़ा सा नकारात्मक है कि यहाँ पहले से ही ढांचागत चीज़ें जो है वो नहीं हैं, तो उसे थोड़ा और बढ़ाने की जद्दोजहद शायद हो। मुझे लगता है कि सरकार इस पर भी कदम उठाएगी। अब इसे व्यवहारिक तौर पर पहले लागू कर दिया जाए कि 6% ही जो है सकल घरेलू उत्पाद का मिलता रहेगा। दूसरी चीज़ जिस पर और हम बात करेंगे वो है ये कि अभी एक परिवर्तन किया गया है। पहले जो चरणीय व्यवस्था थी शिक्षा की, उसमें 10+2 का सूत्र था, उसे बदल करके अब जो है कर दिया गया है 5+3+3+4। यानी कि अब जो जिसे आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम कह सकते हैं, अनिवार्य शिक्षा का, उसे अब लागू कर दिया गया है 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक। तो ये एक सकारात्मक परिवर्तन है। उसमें भी बस यही देखने वाली बात है कि ये परिवर्तन कहाँ तक जाता है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो अनिवार्य शिक्षा आज 6 से 12 वर्ष तक लागू है, उनमें भी बहुत सारे लड़के वंचित रह जा रहे हैं। बहुत लोगों को शिक्षा मिल नहीं रही है, और जिन्हें मिल भी रही है उसकी गुणवत्ता बहुत सही नहीं है।
एक और परिवर्तन जो देखने को मिला है, बात ये की गई है, वो देखिएगा, लागू करने की बातचीत है कि आगे चल करके उसे लागू किया जाएगा, कि जो शिक्षकों का स्थानांतरण होता है उस पर थोड़ा सा रोक लगाने की कोशिश है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा परिवर्तन बेहतर है, और उसमें किया ये जाएगा कि केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर अब जिस भी गांव में या जहां पर भी शिक्षक को अपॉइंट किया जाता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवासों की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। देखिए कि ये कब तक अमल में लाया जाता है। अगर ऐसा होता है तो उससे बहुत बेहतर सुधार होगा ग्रामीण शिक्षा में कमोबेश, जिसकी मैं बात भी मैंने एक वीडियो में की थी कि अब थोड़े थोड़े सुधार की ओर कदम बढ़ना शुरू हो गए हैं। एक और परिवर्तन जो मुझे लगता है कि आपके और हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा जैसी नीतियों का इंतजार हमारे यहाँ या तो शिक्षक करता है या तो विद्यार्थी। अभिभावक तो जिस तरह की निराशा में जी रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई आदमी इस तरह का इंटरेस्ट रखता हो। अगर रखता हो तो बेहतर है, लेकिन रखते कम हैं। अगर रखते तो शिक्षा में शायद कुछ और बेहतर परिवर्तन हो सकते थे। तो वैसे लोग जो विद्यार्थी हैं या जो शिक्षक हैं उनके लिए एक है कि परिवर्तन किया गया है। बीएड के जो पाठ्यक्रम हैं उनमें 3 चरणीय व्यवस्था अब लागू कर दी गई है। उसमें ये होगा कि अगर आप इंटरमीडिएट के बाद बीएड में प्रवेश ले लेते हैं, यानी आप शिक्षक बनने की ओर जाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, तो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में आपको दाखिला लेना पड़ेगा। अगर आप स्नातक के बाद बीएड करते हैं तो आपको 2 वर्ष तक की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। अगर परा स्नातक के बाद आप बीएड करते हैं तो 1 साल में आपका बीएड पूरा हो जाएगा। हालांकि ये जो सूचना आई है इससे मुझे बहुत खुशी हुई व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन अब मेरा तो नुकसान हो चुका है। मैंने तो 2 वर्ष का बीएड कर भी लिया है, लेकिन ठीक है, अभी जो लोग हैं जिन्होंने परा स्नातक करने के बाद बीएड करना है उनके लिए सकारात्मक है। मैं सोच जगत से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैंने परास्नातक किया है, नेट क्वालिफाई किया है, तो मैं कुछ मेरे ऐसे जानने वाले भी हैं जो नेट या जो है शोध के सेक्टर से जुड़े हुए हैं। उनके लिए एक खबर है कि जो एमफिल है उसे अब नई शिक्षा नीति से पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब एमफिल जैसा कोई कोर्स नहीं होगा, क्योंकि वो जो पहले था अब डायरेक्ट आप जो है एमए के बाद में पीएचडी करेंगे, एमफिल बीच में कहीं नहीं रखा जाएगा। तो ये एक परिवर्तन हुआ है, जिसे आप सकारात्मक भी ले सकते हैं, नकारात्मक। एक परिवर्तन ऐसा भी हुआ जिसे मैं कमोवेश नकारात्मक लूंगा कि अभी जो बात की जा रही है, अब देखिए उसमें होगा क्या, उसके सात्विक अर्थ क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो बात की गई है कि अभी कॉमन एडमिशन टेस्ट की बात की गई है कि कॉमन प्रवेश परीक्षाएं होंगी विश्वविद्यालयों के लिए, हो चाहे राज्य हो चाहे केंद्र विश्वविद्यालय हो। तो मुझे लगता है कि इसमें जो स्वायत्तता थी, जो केंद्रीय विद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय थे उनके पास जो स्वायत्तता थी वो थोड़ा सा बेहतर स्थिति में थी। ये परिवर्तन कितना सकारात्मक होगा ये थोड़ी सी देखने वाली बात है। ये भी किया गया है कि जो निजी विद्यालय हैं और जो सरकारी विद्यालय हैं, पहले जो सरकारी विद्यालय थे यानी कि जो एडेड संस्थान थे उनमें छात्रवृत्ति की व्यवस्था थी, जो व्यक्तिगत संस्थान थे, निजी संस्थान थे, उनमें छात्रवृत्ति की व्यवस्था नहीं थी। तो अब ये परिवर्तन किया गया है उच्च शिक्षा में भी कि जो छात्रवृत्ति वाला विकल्प है वो सबके लिए उपलब्ध होगा। तो ये छात्रों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि अगर आप निजी विद्यालयों में भी आपका प्रवेश होता है तो आप शिक्षा में आर्थिक संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित न रह जाएं। इस पर सरकार ने एक ये पहल की है कि आपको छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए भी तमाम सारे सकारात्मक सुधारों की बात की गई है। ये कहा गया है कि अब लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर जगह उनके लिए अच्छे उपक्रमों की व्यवस्था की जाएगी ताकि उन्हें चलने फिरने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। और एजुकेशन सेक्टर में, शिक्षा जगत में भी अगर उन्हें ऐसे संसाधनों की आवश्यकता है पढ़ाई के लिए तो वो भी उनको उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी एक परिवर्तन इस नई शिक्षा नीति में आपको देखने को मिलेगा। और जो सबसे बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिला है, सन 1985 में जो हमारा पहले मानव शिक्षा मंत्रालय था उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय में बदल दिया गया था। तो ये परिवर्तन करके अब जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसे पुनः शिक्षा मंत्रालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये सारे कुछ सुधार जो है वो मौलिक आए हैं। अब जिनका जो है व्यवहारिक रूपांतरण किस तरह से होता है, देश इसे किस तरह से लेता है, शिक्षा जगत में किस तरह का परिवर्तन होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन अब जो बातें हो रही हैं, जो सिद्धांत में सारी चीज़ें की जा रही हैं, उन्हें देखने से ये लगता है कि अगर ये सब व्यवहारिक तौर पर पृष्ठभूमि में आ जाएगा, यहाँ ढांचागत स्थितियों में पहुंच जाएगा, तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक परिवर्तन आपको शिक्षा जगत में देखने को मिलेगी। और वो सही बात है, बात सार्थक हो जाएगी कि बागों में बहार है। चलिए, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए विश्लेषण के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक इसी तरह देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। हमारे चैनल को